Hello class 10th. Today we will start chapter number 4 economics and the chapter name is globalization and the Indian economy. Globalization means वैश्वीकरण और साथ में हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी को. As consumer in today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us. आज जो हम कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के रूप में हमारे सामने जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनकी बहुत सारी चॉइस होती है. द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरा, जैसे कि डिजिटल कैमरा के लेटेस्ट मॉडल हों या फिर मोबाइल फ़ोन हो या टीवी हो, जो टॉप की यानी कि जो वर्ल्ड के अंदर लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स जो टॉप कंपनीज़ ने बनाए हों वो भी हमारी पहुंच में होते हैं. एवरी सीजन न्यू मॉडल ऑफ ऑटोमोबाइल कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड. हमारे सामने जो भारतीय जो रोड्स है इंडियन रोड है उसके ऊपर आप हर साल जो है नए नए गाड़ियों के मॉडल देख सकते हो. Gone are the days when Ambassador and Fiat were the only car on Indian road. अब वो दिन जा चुके हैं कि जब भारत के रोड्स के ऊपर आप सिर्फ एम्बेसडर और फीट गाड़ियों को ही देखते थे. टुडे इंडियन आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियर ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड. आज जो है इंडियन अपने पास ही जो है टॉप कंपनीज़ की वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ की गाड़ियों को ख़रीद सकते हैं. सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स. इसी तरह से जो है हम ब्रांड के अंदर भी देखते हैं कि कितना सारा उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ है, बढ़ोतरी हुई है. जैसे कि शर्ट से लेकर टेलीविज़न या फिर फ्रूट जूस की हम बात करें. Such wide-ranging choice of goods in our market is a relatively recent phenomenon. और जिस तरह से हमारे सामने गुड्स की जो चॉइस आई है ये हाल फिलहाल की फोनामेन यानी घटना है, बहुत साल पहले की बात हम नहीं कर रहे हैं. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian market even 2 decades back. अगर हम 2 दशक पीछे भी जाएं तो आप जो है भारत के बाज़ारों में इस तरह की वैरायटीज़ गुड्स के अंदर नहीं देख पाएंगे. In a matter of years, our market have been transformed का मतलब चेंज होना. तो कुछ ही वर्षों में जो कुछ ही सालों में है हमारा बाज़ार कैसे चेंज हो गया. How do we understand these rapid transformation? What are the factors? इसके पीछे क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं एंड हाउ आर these changes affecting the lives of the people? और ये जो हमारे लोगों की लाइफ है इसके ऊपर क्या असर हुआ है. We shall dwell on these questions in this chapter. तो हम इस चैप्टर के अंदर इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर विचार करेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़. जो प्रोडक्शन होता है कंट्रीज़ के बाहर कैसे प्रोडक्शन होता है. अक्रॉस कंट्रीज़ का मतलब बाहर भी कैसे होता है. Until the middle of the 20th century, production was largely organized within countries. 20th century के मिडल यानी मध्य तक भी जो है जो प्रोडक्शन होता था वो कंट्रीज़ के अंदर ही होता था. What crossed the boundaries of these country were raw material. जो हम दूसरी बाउंड्रीज़ यानी कि अपने देश की बाउंड्री को पार करके दूसरे देशों से जो ट्रेड करते थे तो उस ट्रेड में क्या होता था, रॉ मटेरियल, फूड स्टफ और फिनिश प्रोडक्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. कॉलोनी सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड. जब हम कॉलोनी थे यानी इंडिया जब कॉलोनी था ब्रिटेन का, उस समय सिर्फ हम रॉ मटेरियल, फूड स्टफ यानी खाद्य पदार्थ ही एक्सपोर्ट करते थे और जो फिनिश गुड है उसका इंपोर्ट करते थे. ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टिंक्ट कंट्रीज़. ट्रेड ही एक ऐसी चीज़ होता है, व्यापार एक ऐसी चीज़ है जो दूर दूर से देशों को भी आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है. दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनी कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. और इसी तरह जो बड़ी कंपनियां जो सामने उभर करके आ रही हैं, अमेजोन द सेंस, ये क्या है, मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां. शॉर्ट फॉर्म इज एमएनसी. एमएनसी इज एन कंपनी दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इज़ मोर देन वन नेशन. कोई भी एमएनसी वो होती है जो एक से ज़्यादा देशों के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर कंट्रोल करती है. एमएनसी सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर सोर्सेज. कोई भी एमएनसी अपने ऑफिस या अपने फैक्ट्री वहाँ पर सेटअप करेगी, अपना प्रोडक्शन वहाँ करेगी जहाँ उसको सस्ता लेबर और अदर रिसोर्सेज मिल रहे होंगे. दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो. ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि वहाँ पर जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो काफ़ी कम है. एंड द एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट. और एमएनसी को जो है प्रॉफिट काफ़ी हो रहा है. चलिए हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं. स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी. जो एमएनसी का है वो किस तरह से प्रोडक्शन करती हैं.
ए लार्ज MNC प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एक कोई MNC है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के अंदर प्रोड्यूस करती है। डिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका के रिसर्च सेंटर में उसके प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। एंड देन हैज़ द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर इन चाइना, चाइना में उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दीज आर देन शिफ्ट टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप, और उसके बाद उसको शिप में यानी जहाज़ों में लाद करके मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे असेंबल किया जाता है। एंड द फिनिश प्रोडक्ट आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बाद जो भी तैयार माल होता है उसको पूरे वर्ल्ड में बेच दिया जाता है। मीनवाइल द कंपनी कस्टमर केयर इज़ कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया, और इसी बीच जो है कंपनी ने अपना कस्टमर केयर सेंटर जो है भारत के अंदर सिचुएटेड कर दिया है, जहाँ से वो अच्छे से उसको संभाल रही हैं। इन दिस एग्जाम्पल, अब आइए हम इस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि MNC को कैसे फ़ायदा होता है। इन दिस एग्जाम्पल द MNC इज़ नॉट ओनली सेलिंग इट्स ए फिनिश प्रोडक्ट ग्लोबली, हमने देखा कि सिर्फ ये अपने फिनिश प्रोडक्ट को बेच ही नहीं रही है ग्लोबली यानी विश्व के ऊपर, विश्व में या वर्ल्ड में, बट मोर इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली, बल्कि जो गुड्स और सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन भी ग्लोबली लेवल पर किया जा रहा है। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, और इस तरह से हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस को बांट दिया। इन द अबव एग्जांपल चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग ए चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, यहाँ पर कंपनी को बेनिफिट हुआ क्योंकि उसने चाइना में जो सस्ता उसको मैन्युफैक्चर लोकेशन मिल गया। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट ऑफ US एंड द यूरोप, अब मैक्सिको ईस्टर्न यूरोप का कंपनी को बेनिफिट होगा क्योंकि वहाँ से US और यूरोप का मार्केट नज़दीक है। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया में उसको जो है अच्छे स्किल्ड यानी कुशल इंजीनियर मिल जाते हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझते हैं। इट आल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विस, दूसरा हमारे यहाँ पर जो है यूथ जो है इंग्लिश बोलने वाला मिल जाता है जो कस्टमर केयर की सर्विसेज को संभालता है। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50-60% कॉस्ट सेविंग फॉर द MNC, और इस तरह हमने टोटल देखा कि कम से कम 50-60% बचत कर सकती है कोई भी MNC। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस, तो जिस तरह से जो प्रोडक्शन फैला है बॉर्डर्स यानी कि दूसरे देशों में किसी MNC का, उससे जो उसको काफ़ी इमेंस यानी बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। नाउ नेक्स्ट है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, आपस में किस तरह से जुड़ा हुआ है। देखिए इन जनरल MNC सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट, भाई कोई भी MNC जो है अपना जो प्रोडक्शन सेटअप करेगी जो मार्केट के क्लोज होगा, जहाँ पर उसको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की लेबर अवेलेबल मिल जाए, वो भी लो कॉस्ट में। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अस्योर्ड, और दूसरा जो है उसको दूसरे फैक्टर भी मिल जाएँ। इन एडिशन MNC माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, तो दूसरा जो है कोई भी MNC साथ में ये भी देखेगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल है या नहीं। यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसी लर्न इन द चैप्टर लेटर इन द चैप्टर, बाद में हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की भी बात करेंगे। हैविंग अश्योर्ड देमसेल्व्स ऑफ दीज कंडीशन, जो हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी, अगर वो सारी ठीक ठाक किसी को कंपनी MNC को लगती हैं तो MNC अपना जो है फैक्ट्री या ऑफिस जो है प्रोडक्शन के लिए वहाँ सेटअप कर देगी। The money that is spent to buy assets such as land, building machine and other equipment is called investment. Simply investment किसे कहते हैं, जब हमने कोई asset यानी संपत्ति खरीदी हो, चाहे वो मशीन है, बिल्डिंग है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर यही इन्वेस्टमेंट अगर MNC करे तो इसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज assets will earn profit, और कोई भी जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो किस उद्देश्य से की जाती है कि उससे और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। At time MNC set up production jointly with some of the local company of these countries, और किसी समय पर जो है MNC अपना प्रोडक्शन करती है तो किसी लोकल कंपनी के साथ ही वो क्या करती है, साझेदारी करती है। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ टू फोल्ड, अब लोकल कंपनी को भी इससे फ़ायदा होता है। फर्स्ट, MNC कैन प्रोवाइड मनी, MNC के जरिए उसे पैसा मिलता है जिससे कि वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जैसे कि नई मशीनरी खरीद सकता है ताकि उसका प्रोडक्शन फास्ट हो। सेकेंड, MNC माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, दूसरा उसे क्या फ़ायदा होगा कि प्रोडक्शन के लिए उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी जो MNC अपने साथ लेकर आती है। बट द मोस्ट कॉमन रूट
But the most common route for MNC investment is to buy up local company and then to expand production. मोस्ट कॉमन रूट क्या होता है कि वो लोकल कंपनीज को ख़रीद लेती हैं और उसके बाद अपना प्रोडक्शन है उसको बढ़ाती हैं. MNC विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली टू डू सो. MNC के पास तो बहुत सारा पैसा होता है जिससे वो आसानी से ये सब कर सकती हैं. टू टेक एन एग्जाम्पल, आइए हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. कारगिल फूड्स ए वेरी लार्ज अमेरिकन MNC. कारगिल फूड जो है अमेरिका की एक बहुत बड़ी MNC यानी कंपनी है. हैज़ बोट ओवर स्मॉल इंडियन कंपनी सच एज परक फूड, जिसने कि इंडिया की एक छोटी सी कंपनी परक फूड को खरीद लिया. परक फूड हैड बिल्ट ए लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क, जिसका कि परक फूड का इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स में काफ़ी बड़ा नेटवर्क था. मार्केटिंग अच्छी थी. वेयर इट्स ब्रांड वाज वेल रिपोर्टेड और ब्रांड की वैल्यू भी थी. ऑल्सो परक फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरी, जिसकी परक फूड की 4 जो है ऑयल रिफाइनरी भी थी, जिसका कंट्रोल अब कारगिल के पास चला गया. कारगिल इज़ नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया. अब जो है कारगिल की कंपनी भारत के अंदर एडिबल ऑयल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी डेली की जो है 5 मिलियन पाउचेज यानी करीब 50 लाख पैकेट के करीब जो है उसका हर रोज़ उसको उसकी सेल है, यानी कि उसको वो अपने तेल के पैकेट्स बेच देती है. In fact, many of the top MNC have wealth exceeding the entire budget of the developing country government. किसी भी MNC के पास इतना पैसा होता है कि किसी डेवलपिंग कंट्री के बजट से भी ज़्यादा. With such enormous wealth, तो इसी अपनी बहुत ज़्यादा वेल्थ के कारण तो उसकी इमेजिन द पावर, उसकी पावर कितनी होगी और इन्फ्लुएंस यानी उसका प्रभाव कितना होगा. There's another ways in which MNC control production. दूसरा MNC का तरीका जो इसका प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करने का. लार्ज MNCs डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर. वो छोटे छोटे अपने ऑर्डर देती है, प्रोड्यूसर्स को अपना काम देती है, और इनमें सबसे ज़्यादा गारमेंट, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम होते हैं. ये इसके एग्जाम्पल हैं, जिसमें कि क्या कहते हैं, इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन इज़ कैरिड आउट बाई लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, जिसमें कि बहुत छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ऑर्डर दिए जाते हैं. उसके बाद द प्रोडक्ट आर सप्लाई टू द MNC. जो वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसको MNC को वो सप्लाई कर देंगे. MNC वहाँ पर उसको अपना ब्रांड नेम देगी और कस्टमर तक पहुँचा देगी. दीज लार्ज MNC हैव ट्रिमेंडियस पावर टू डिटरमाइन प्राइस. MNC की पावर इतनी होती है कि वहीं तो प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशन सभी वहीं तय करती है. Thus we see that there are a variety of ways in which the MNC are spreading their production and interacting with local producer in various countries across the globe. इस प्रकार हमने देखा कि कोई MNC अपने उत्पादन का, प्रोडक्शन का, कार्य का कैसे प्रसार करती है, स्थानीय जो लोकल कंपनी है उनके साथ कैसे वो रिलेशन या संबंध स्थापित करती है. बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनी, जैसे कि लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करे, या बाय यूजिंग द लोकल कंपनी फॉर सप्लाई, जैसे कि उसकी सप्लाई का यूज करे, या क्लोजली कंपीटिंग, या उसके साथ आपस में compete करे, या लास्ट में है कि उसको खरीद ले, बाइंग देम यानी उसको खरीद ले. MNC are exerting a strong influence on production at these distant location. As a result, production in these widely depressed location is getting interlinking. Production in these days यानी कि जो इस अभी जो उत्पादन हो रहा है दूर बहुत दूर स्थानों पर होने के बाद भी वो आपस में इंटरलिंक, इसी वजह से वो क्या है, इंटरलिंक है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से. Now, foreign trade and इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन मतलब बाज़ारों का एकीकरण. फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज. लंबे समय से हमने देखा फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कंट्रीज़ को आपस में जोड़ा जाता है. अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेड रूट कनेक्ट होते थे इंडिया के साथ जो है साउथ एशिया का, उसके बाद ईस्ट और वेस्ट का. तो इस तरह से हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ट्रेड किया जाता था. Also, you would remember that it was trading interests which attracted various trading companies such as the East India Company. और ये भी हमने देखा कि अपने इन्हीं के कारण व्यापारिक ट्रेडिंग इंटरेस्ट यानी कि व्यापारिक फ़ायदे के कारण ही सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की कंपनी होती थी वो भी किस तरह हमारी ओर अट्रैक्ट हुई थी, यानी इंडिया में ट्रेड करने के लिए.
व्हाट देन इज़ द बेसिक फंक्शन, इनका फॉरेन कंपनीज़ का जो बेसिक फंक्शन या बुनियादी काम है वो क्या होता है। टू पुट इट सिंपली है फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। जी क्या कहता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में यानी घरेलू बाज़ार में कोई भी प्रोड्यूसर अपना सामान या जो भी अपना प्रोडक्ट बेचता है उसको वहाँ से निकल करके ग्लोबली पूरी अपनी कंट्री से निकल करके बाहर भी अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचने का मौका, अपॉर्चुनिटी यानी मौका मिलता है मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्री, अपनी कंट्री से निकल कर। Producer can sell their product produce not only in market located within the country but can also compete in market located in other countries of the world। अब कहते हैं कि जो क्या है इसमें प्रोड्यूसर यानी उत्पादक है वो ना सिर्फ अपने बाज़ारों में ही अपने उत्पाद बेच सकते हैं बल्कि विश्व में वर्ल्ड में अन्य जो दूसरे कंट्री के बाज़ार हैं उनमें भी वो आपस में compete कर सकते हैं एक दूसरे से। सिमिलरली फॉर द बायर, इसी तरह बायर को जो हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसके कारण जो दूसरी कंट्रीज से उसके कारण उसके सामने भी चॉइस हो जाती है डोमेस्टिक जो एक तो अपनी गुड्स बनती हैं और दूसरा हम जो इंपोर्ट करते हैं कि कंज्यूमर क्या चाहता है, घरेलू बाज़ार में बनी चीज़ें खरीदना चाहता है या जो विदेशों से मंगवाई जाती हैं वो खरीदना चाहता है। तो हमारे सामने भी काफ़ी सारी चॉइसेस आ जाती हैं, किसको, कंज्यूमर को चॉइस मिल जाती हैं। नेक्स्ट कहता है इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। जो व्यापार का खुल गया, ट्रेड आपस में सब कंट्रीज़ में होने लगा है तो इससे जो गुड्स का यानी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह या बाज़ारों में कंट्रीज़ में जाने लगी। चॉइस ऑफ गुड इन द मार्केट राइज, तो जो चॉइस हमारे सामने वस्तुओं की वो काफ़ी बढ़ गई है। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड इन द टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल, अब जो प्राइसेस हैं वो चाहे अलग अलग मार्केट है तब भी उनके लगभग जो है इक्वली एक समान ही रहते हैं। एंड प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाई थाउजेंड ऑफ मील्स। और इस प्रकार किसी भी एक चीज़ को बनाने वाले कोई भी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हज़ारों मील की दूरी पर बैठे भी एक दूसरे को क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, उनसे आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट ऑफ और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज़। फॉरेन ट्रेड जो होता है रिजल्ट इन कनेक्टिंग मार्केट को आपस में जोड़ने का और या फिर कहें कि मार्केट्स को इंटीग्रेट यानी कि आपस में एक करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।